नमस्कार। ज्ञान की डिजिटल दुनिया ध्येय रेडियो आप सुन रहे हैं। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। आज मैं जिस शख्सियत के बारे में आपको बताऊंगा वो हिंदी के प्रतिनिधि कवि हैं और कथाकार भी। उनकी कविताएं आपने किताबों में पढ़ी होंगी। उनकी कविताएं सड़क पर चलते आदमी के संघर्ष की आवाज़ बनी हैं। नाम है नागार्जुन। प्यार से लोग उन्हें बाबा कहते हैं, बाबा नागार्जुन। उनकी कविता की 4 पंक्तियां देखिए। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। ये अकाल के दौरान घर में फैली उदासी की व्यथा को दर्शाने के लिए 4 पंक्तियां काफी हैं। इसकी अगली जो 4 पंक्तियां हैं वो घर में दाने आने के संतोष को दिखाती हैं। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद। चमक उठी घर घर की आंखें कई दिनों के बाद। कौए ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। हिंदी कविता में 8 पंक्तियों की ऐसी औपन्यासिक कलेवर वाली कविता बाबा नागार्जुन के अलावा बहुत कम कवियों ने और बहुत कम कवियों के यहाँ आप ऐसी कविताएं पढ़ेंगे। बहुत से हिंदी आलोचक मानते हैं कि तुलसीदास के बाद किया गया अकाल का ये सबसे मार्मिक चित्रण है। नागार्जुन हिंदी के प्रख्यात प्रगतिशील कवि और कथाकार रहे। हिंदी, मैथिली, संस्कृत और बांग्ला भाषा में उन्होंने कविताएं लिखी। संभवतः वो अकेले हिंदी के ऐसे कवि हैं जिन्होंने 4 भाषाओं में कविताएं लिखी हैं। अपनी मातृभाषा मैथिली में उन्होंने यात्री उपनाम से लेखन किया। वो हिंदी के बड़े आयावर कवियों में से एक थे। असली नाम था उनका वैद्यनाथ मिश्र। जब श्रीलंका के बौद्ध मठ में पाली उन्होंने सीखी और बौद्ध धर्म में वो दीक्षित हुए तो उनको नाम मिला नागार्जुन। नागार्जुन ने राजनीति और जनता के संघर्षों में सक्रिय भागीदारी की और रचनात्मक तरीके से उनको आवाज दी। उनकी कविताओं का जो संसार था वो आपका, मेरा, हमारा यानी हम सब का सामान्य जीवन था। जिसे हम लोग कहते हैं वो उनकी कविताओं के भीतर दिखलाई पड़ता था, उनकी कविताओं में से झांकता था। राजनीति पर उन्होंने जो कविताएं लिखी उसकी तो मैं चर्चा करूंगा ही, लेकिन उन्होंने कटहल के पककर गिरने से लेकर और दंतुरित मुस्कान तक को अपनी कविता का विषय बनाया। तो आप देखिए उनकी कविता का विस्तार कितना बड़ा है। उनकी कविताओं में आपको कलात्मक प्रयोग भी मिलेंगे और एक प्रकृति प्रेमी यात्री के रूप में उन्होंने शिखरों पर बादल को घिरते देखने को जब कागज पर उतारा तो वो कविता की पंक्तियां कुछ यूं बनी और आपके पाठ्यक्रम में भी वो शामिल होंगी। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। कहते हैं कि नागार्जुन हिंदी में निराला के बाद दूसरे ऐसे कवि हैं जिन्होंने वर्षा और बादलों पर खूब कविताएं लिखी। लेकिन नागार्जुन की कविता के जिस आयाम की सबसे अधिक चर्चा होती है वो है राजनीति। उन्होंने भारी संख्या में राजनीतिक कविताएं लिखी। शायद अपने समकालीन कवियों के मुकाबले सबसे ज्यादा, और सबसे खास बात यह है कि ऐसी कविताओं को लिखने में उन्होंने लक्षणा या व्यंजना का सहारा नहीं लिया, बल्कि जो देखा सीधे लिखा और सीधे चोट की। जैसे आओ रानी हम ढोएंगे पालकी, यही हुई है राय जवाहर लाल की। रफू करेंगे फटे पुराने जाल की, आओ रानी हम ढोएंगे पालकी। ये सीधी चोट थी जवाहरलाल नेहरू पर, ये सीधी चोट थी रानी विक्टोरिया पर, और ये सीधी चोट थी भारत की राजनीतिक व्यवस्था पर। इस तरह सत्ता से सीधे टकराने की जुर्रत सब लेखक नहीं कर पाते, लेकिन नागार्जुन ने यह हिम्मत की थी और वो करते रहे। नागार्जुन 1962 तक कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य रहे, लेकिन एक कवि के रूप में वो पार्टी लाइन पर ही चले थे ऐसा नहीं था। वो नेहरू के समर्थन में भी कविताएं लिखते रहे और नेहरू की उन्होंने जमकर आलोचना भी की। इसी तरह इंदिरा गांधी के समर्थन में भी उन्होंने कविताएं लिखी, और जब लोकतांत्रिक मूल्यों पर चोट होते देखा तो उन्हें अपने पिता की याद दिलाने से नागार्जुन चूके भी नहीं। सुनिए ये कविता। इंदु जी क्या हुआ आपको, सत्ता की मस्ती में भूल गई बाप को। सुन रही गिन रही एक एक टाप को, हिटलर के घोड़े की एक एक टाप को। छात्रों के खून का नशा चढ़ा है आपको,
इंदु जी यही हुआ आपको, सत्ता की मस्ती में भूल गई बाप को। आप देखिए कि नागार्जुन ने नेहरू और इंदिरा गांधी का समर्थन भी किया और आलोचना भी की। ये कोई विरोधाभासी प्रवृत्ति नहीं है, बल्कि इससे नागार्जुन का कद जो है वो बहुत बड़ा हुआ, क्योंकि सही को सही और गलत को गलत कहने का साहस बहुत बड़ी बात होती है। वैसे नागार्जुन की कविताओं को केवल राजनीति तक सीमित करके नहीं देखना चाहिए। मैंने उससे पहले आपको कुछ और कविताएं उनकी सुनाई और बताया कि उनका प्रकृति प्रेम किसी से छिपा नहीं था। नागार्जुन लोक के कवि हैं। उन्होंने भाषा, छंद और विषयों को लेकर खूब प्रयोग किए। अपनी कविताओं को लोक दृष्टि, मानवीय पीड़ा और करुणा से उन्होंने लगातार सींचा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नागार्जुन की कविताओं का मूल स्वर जनतांत्रिक है। हिंदी के आलोचक रामविलास शर्मा लिखते हैं कि हिंदी भाषी किसान और मजदूर जिस तरह की भाषा समझते और बोलते हैं, उसका निखरा हुआ काव्यमय रूप ही नागार्जुन के यहाँ देखने पढ़ने को मिलता है। दरअसल नागार्जुन ने जीवन को न तो केवल कवि के रूप में देखा, न केवल आंदोलन के भागीदार के रूप में देखा। उन्होंने जीवन को केवल यायावर के रूप में भी नहीं देखा, बल्कि उन्होंने जीवन को समग्रता में देखने की कोशिश की, और यही कोशिश उनकी कविताओं की उपलब्धि भी रही। आप उनकी फोटो देखिए, सिर पर टोपी है, टोपी से झांकते हुए सफ़ेद बाल हैं, दाएं हाथ में मैग्नीफाइंग ग्लास है, बाएं हाथ में किताब है, सामने माइक है और अपनी पूरी रॉ में वो कविता का पाठ करते हैं। ये हिंदी कवि नागार्जुन का अंदाज था। और इस पॉडकास्ट का अंत उनकी कविता की कुछ पंक्तियों से कि नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, ये विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है, मेरी भी आभा है इसमें। भीनी भीनी खुशबू वाले रंग बिरंगे ये जो इतने फूल खिले हैं, कल इनको मेरे प्राणों ने नहलाया था, कल इनको मेरे सपनों ने सहलाया था। नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, ये विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है, मेरी भी आभा है इसमें। तो ये था आज का पॉडकास्ट। अब आज का सवाल, अगर आपका ऑप्शनल हिंदी साहित्य है तो आप मुझे ये बताएं कि नागार्जुन हिंदी कविता की किस धारा के कवि थे। नागार्जुन हिंदी की किस धारा के कवि थे। और अगर आपका ऑप्शनल हिंदी साहित्य नहीं है तो आप मुझे ये बताएं कि आपको नागार्जुन की कौन सी कविता अच्छी लगती है। क्या आपने उनकी कोई कविता सुनी है, पढ़ी है, तो वो भी हमको बताएं। अपने उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ये सारे पॉडकास्ट आप ध्येय IAS की वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं, वहाँ भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा JioSaavn और Spotify जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी आपको ध्येय IAS के ये पॉडकास्ट सुनने को मिल सकते हैं। तो अगले पॉडकास्ट के साथ जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।